हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए लेके आए हम भारतीय संविधान के क्वेश्चंस। और देखिए, इतने हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम लग चुके हैं। 19 और 20 दिसंबर को जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के पेपर लगे हैं। उसके बाद आपके दरोगा के होंगे, लेखपाल के भी होने हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसी तरह हम भारतीय संविधान के भी मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। हम इसके भी कम से कम 2000 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो इसके लिए करना क्या है कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन देखिए, आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है इसका संविधान का। ठीक, तो शुरू करते हैं। आप लास्ट में जरूर बताना आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा भाग है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो किसे कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा? तो किसको कहते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। और किसने कहा ये चीज? तो अब किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और ये आर्टिकल 32 में है, मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है कि रिट जारी करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, अगला है, किसके संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? देखिए, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक, इनको बाद में जरूर समझते हुए इनको जोड़ा गया। तो किसके सिफारिश पे जोड़ा गया ये आपको बताना है। बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर आयोग? तो दोस्तों हम बता दें आपको, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, कोई भी चीज जोड़ा जाता है तो संशोधन किया था। ठीक, तो कौन सा संशोधन द्वारा? देखिए, किस संशोधन द्वारा? तो 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था। ठीक, 42वां संशोधन जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कितने? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य। तो याद रखें, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका कि किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो किस संशोधन द्वारा? तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। मगर अब वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में 11 है। और 11वां फिर कब जोड़ा गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखना। तो 86वां संशोधन, कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन 2002 को जोड़ा गया, इसे 11वां। ठीक, तो 11वां जोड़ा गया। और 11वें में है क्या? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया है दोस्तों। और मूल कर्तव्य हमारे किस भाग में रखे गए इन्हें जोड़ करके? तो देखिए, 4 का भाग 4 के ए में। ठीक, और तो अनुच्छेद है वो किसमें? तो बता दें आपका 51 के काम में इसको रखा गया। अनुच्छेद 51 का भाग कौन सा है? 4 का ए में। ठीक, तो याद रखेंगे, ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और ये कहां से प्रेरित हैं? तो रूस से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागार, सिंचाई, पुलिस, जो लोक स्वास्थ्य है वो किसका विषय है? सॉरी, लोक जो स्वास्थ्य है ये किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का? तो दोस्तों हम बता दें, आप जब पढ़ोगे अपना जो आपका संविधान है तो उसके अनुसूचित 7 में जाएंगे आप, तो उसमें केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। तो मतलब क्या है कि इनके बंटवारा क्यों की गई कि कभी क्या हो कि अगर राज्य और केंद्र के संबंध अच्छे ना हो तो किसी कानून पे क्या हो, मतभेद ना हो। ठीक, तो देखिए इसमें हम सारी शक्तियां उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। संघ सूची में क्या होता है? केंद्र सरकार कोई कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बनाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये इसमें जो है पूछा गया कि कारागार, सिंचाई, पुलिस और लोक स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हम बता दें आपको, तो तीसरे का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राज्य सूची। ठीक, ये इसमें क्या करती है? राज्य सरकार चाहे तो केंद्र कारागार संबंधित, सिंचाई संबंधित, पुलिस संबंधित कोई भी नियम बना सकती है दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना। देखिए, संघ सूची के कितने विषय क्वेश्चन पूछ लेते हैं? तो संघ सूची में कितने? 100 विषय हैं। ठीक, जैसे किस प्रकार के विषय आते हैं देखिए समझ लीजिए। जैसे रेल हो गया, डाक हो गया, रक्षा संबंधी हो गया, बहुत सी चीजें ऐसे जो कि केंद्र, उन पर केंद्र का अधिकार होता है, उन पर केंद्र ही बना सकती है। अब कोई राज्य चाहे तो रेलवे में कोई भी कानून पास नहीं कर सकती, रेलवे के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक, क्योंकि उसका विषय नहीं है। उसी प्रकार से राज्य सरकार के 61
61 विषय हैं। ठीक, तो उस पर जैसे परिवहन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, इन पे क्या करती है राज्य सरकार बनाती है। अब देखिए समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जैसे बिजली, श्रम, जनसंख्या नियंत्रण, है ना, परिवार नियोजन, तो इन पे दोनों लोग काम करते हैं, तो वो क्या होती है समवर्ती सूची, उन पे दोनों का अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो किसमें है, ये यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है। तो देखिए जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है वो कौन करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, ये करते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, और इसके बारे में ये कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, कहां तक है, 36 से लेकर के 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया है, ठीक। और ये भाग किसमें है, भाग 3 में, ठीक, भाग 3 में, ठीक, जैसे ही आपको नागरिकता मिलेगी भाग 2 में, उसके बाद आपका यही आ जाएगा, ठीक। और ये किससे प्रेरित हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। देखिए हम क्वेश्चन एक करा रहे हैं मगर उसका पूरा विस्तार करते हैं, जिससे आपके पेपर में आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे। देखिए जब पुनर्गठन हुआ था हमारा 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य बनाए गए थे, तो उस समय हमारे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, मतलब संघ राज्य मतलब जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हाल ही में बनाया गया, तो उस प्रकार से तो टोटल 20 राज्य बताए गए थे, ठीक दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जो उद्देशिका है हमारी, जो मेन होती है संविधान के उद्देशिका, ठीक, तो उसमें कौन सा शब्द नहीं, ये भी आपके यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या लोक कल्याण, तो लोक कल्याण नहीं दोस्तों, कौन सा नहीं है, लोक कल्याण नहीं है, ठीक, क्योंकि लोक कल्याण किसमें है, तो नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें लोक कल्याण के बारे में बात की गई है और उद्देशिका में इन सब की बात नहीं की गई है, ठीक। तो आप समझ लीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता मतलब क्या होता है कि इसको ना तोड़ने का, देश को ना तोड़ना, ठीक है, तो अखंडता कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होगी। जो संविधान की अनुसूची 6 है इसमें क्या होते हैं कि जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक, जो उन मतलब कौन कौन से राज्य हैं उनमें लागू नहीं होता। तो कौन से राज्य हैं, देखिए 4 राज्यों में ये लागू होता है, कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय में तो होता है मगर मणिपुर में नहीं होता, ठीक। तो मणिपुर हमारा सही हो जाएगा, ये इसी में नहीं होता। मणिपुर की जगह क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो आप 4 राज्य याद कर लेंगे, यही 4 राज्य होते हैं, कौन कौन से, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो मणिपुर क्या है, यही इसमें लागू नहीं होता। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक। तो ये चीजें होती है जहां पर क्या होता है, ये लागू होता है अनुसूची 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो संसदीय शासन प्रणाली किसमें हुई थी, तो ब्रिटेन में, ठीक। तो कहां पे, ब्रिटेन में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपका कि राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। देखिए यहां पर राज्य की बात की जा रही है, तो यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि राज्य में ज्यादातर किसका वर्चस्व होता है, तो राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री का। देखिए जैसे कि केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति सारी चीजें करता है, उसी तरह से राज्य के लिए राज्यपाल होता है, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कौन हो जाएगा, राज्यपाल। देखिए अब बात करते हैं यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये चीज आप हमें बताना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि अनिल बैजल जी हैं, ठीक। भारत के रक्षा सचिव या फिर भारत के मंत्रिमंडल सचिव या फिर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो कौन होता है सर्वोच्च अधिकारी, शासकीय अधिकारी, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। देखिए ये क्या करता है कि आपके जो समानता का अधिकार है उसके लिए क्या करता है, ये गलत साबित होता है, क्योंकि एक जगह आ गया है आर्टिकल 15 में कि सब लोग बराबर हैं, मगर एक आर्टिकल है जिसमें क्या कहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से आयोग बना सकते हैं, ठीक। तो इस कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल 338 या 341 या 16 या फिर 42। तो किस में कहा गया है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। 341 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक
विभेद उन्मूलन करना। ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकार के बारे में डीपली देखेंगे। पहले देखते हैं कौन सा सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समानता का। देखिए समानता में क्या होगा, सब लोग बराबर होंगे तो सामाजिक विभेद का उन्मूलन हो ही जाएगा। ठीक, अब देखिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों। ठीक, तो मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, तो आपको बता दें अमेरिका से प्रेरित हैं। ठीक, देखिए जब ये लागू हुआ था, क्या जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे कितने अधिकार थे, तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, इन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता था, अगर छीनता था तो हम कोर्ट जा सकते थे। परंतु अब कितने हैं वर्तमान में, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान में कितने हैं भैया, तो वर्तमान में 6 हैं। तो एक क्या हुआ भैया, तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे यहां से हटा दिया गया। ठीक, उसे क्या किया गया, यहां से हटा दिया गया और हटा के कहां रखा गया, तो 300A में। ठीक, संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A में रख दिया गया। किस संशोधन द्वारा, तो 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा देगा। ठीक, तो याद रखेंगे 44वें संशोधन द्वारा यहां से हटा करके जो 7वां था, ठीक, कौन सा था, संपत्ति के अधिकार, उसे 300A में डाल दिया गया। अब देखिए सभी उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। पहला है समानता का अधिकार। ठीक, समानता का, ठीक, समानता में क्या होता है, कहां से कहां तक होता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो 14 से लेकर के आपका 18 तक। ठीक, अब उसके बाद है स्वतंत्रता का दूसरा अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार कब से, तो 19 से आपका 22 तक। ठीक, अब उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24 आर्टिकल तक। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक जो अधिकार है वो कहां से कहां तक है, आपका 25 से लेकर के 28 तक। ठीक, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अब उसके बाद अगला क्या है, पांचवा जो है आपका क्या है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार ये कहां से कहां तक है बच्चों, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। तो ये बता दें आपका आर्टिकल 29 से 30 तक पड़ता है। कहां से कहां तक, 29 से 30 तक। और देखिए आपका 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो छठवां क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। उसके बाद अब ये हटा दिया गया, तो हमारे पास देखिए पहले कितने थे, 7 थे, तो अब 6 बचेंगे। तो 7वां कौन था पहले, तो 7वां पहले कौन था, संवैधानिक उपचार, है ना, जो हमने देखा था कि जिसको हमने क्या बोला था, आत्मा बोला था ना, संविधान की आत्मा, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इसमें क्या होते हैं, 5 प्रकार के रिट होते हैं जिन्हें रिट जारी करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक, तो इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपने देख लिया, अब 7 में से 1 गायब हो गया, तो कितने बचे, 6 बचे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा जो परीक्षा करता है। तो देखिए आपके 2017 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देते हैं। सीधा सा आपको बताना था कि अनुच्छेद 148 में क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, या केंद्रीय जांच ब्यूरो, या फिर लोकायुक्त। तो कौन सा भैया, तो हम बता दें आपको, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में कैग बोल देते हैं, CAG। ठीक, कंट्रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो देखिए क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा कि अब करंट क्वेश्चन ये आपके लिए बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि वर्तमान में हमारे CAG कौन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए इनको लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक, अगर इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। ठीक, अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप पढ़ना चाहते हो। ठीक, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए ये बनाए गए हैं क्या, कैग, और ये पहले क्या थे, तो आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। तो ये भी याद रख लेंगे, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल। देखिए राज्यपाल नहीं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता। ठीक, तो प्रथम उपराज्यपाल थे, कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया, मतलब वहां से इनका कार्यकाल खत्म हुआ, इस्तीफा दिया, उसके बाद आप ये क्या बना दिए गए, कैग बना दिए गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सा है। देखिए ये आपका UPSI क्वेश्चन है, तो कौन सा है, औद्योगिक कौन सा है। देखिए यहाँ पे औद्योगिक ये आ गया, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यही हो जाएगा, जिसको हम CISF बोलते हैं, CISF बोलते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय यानी औद्योगिक सुरक्षा बल है। ठीक, इससे बड़ा कोई भी औद्योगिक सुरक्षा बल नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है, बीमा, वन, पथकर, ये भी 2017 क्वेश्चन है, और पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। देखिए इन विषयों से एक क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा जाता था, तो कौन सा नहीं होगा, तो पथकर, जिसको रोड टैक्स बोलते हैं। ठीक, तो वो राज्य सूची का विषय है।
ठीक, उस पर राज्य कर लगाती है दोस्तों, आपको पता भी होगा। ठीक, बाकी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पशु और पक्षियों की सुरक्षा, ये तो दोनों के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी दोस्तों। तो आपको बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की प्रथम राज्यपाल, किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनने वाली। और ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश को, अपने ही उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? ये भी यूपीएसआई क्वेश्चन, देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, किस प्रकार से एक राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक, या इस्तीफा देने के अलावा? तो राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत, या फिर लोकसभा द्वारा महाभियोग, या विधानसभा द्वारा महाभियोग लाकर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल दो। अगर देखिए दूसरा सही तो केवल दो, पहला ऑप्शन सही तो केवल एक, अगर दोनों सही है तो पहला और तीसरा तो दोनों, या फिर पहला दूसरा के लिए डी नंबर। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का? तो केवल और केवल एक। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा कुछ नहीं, इस पर महाभियोग नहीं चलता। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा? आपको पता भी होगा, ये जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आते हैं। देखिए हर एक राज्य का अलग अलग न्यायालय होता है, मगर कुछ राज्य के एक से ज्यादा मर्ज कर दिया जाता है उसमें। ठीक, तो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? यूपीएसआई क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो हमारा आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? यह भी यूपीएसआई क्वेश्चन है। कितने? 120 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो दोस्तों बता दें कि जैसे कि किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको गिरफ्तार किया है तो उसका कर्तव्य बनता है कि 48 घंटे के भीतर वो आपको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास समक्ष प्रस्तुत करेगा, मतलब जज के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक, तो ये उसके लिए कितने समय के अंतर्गत? तो 48 घंटे के अंतर्गत वो आपको किसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, मतलब किसी मजिस्ट्रेट यानी जज के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मगर एक चीज और याद रखेंगे, इसमें आपके आने जाने का जो समय होता है, मान लिया कि आप लखनऊ में रह रहे हैं, रायबरेली में रह रहे हैं, तो लखनऊ में ले जाएगा पेश करने के लिए। तो देखिए जो समय लगेगा, क्योंकि 48 घंटे में क्या पता दूरी हो या फिर ट्रैफिक जाम हो तो ना पहुंच पाए, तो क्या पता कि 10-12 घंटे उसको आने जाने में लग जाए, तो रखे कितने समय? तो इसलिए उस टाइम को हटा दिया जाता है। ठीक, और अगर मान लिया कि जैसे मान लिया कि उन्होंने कोई दिन गिरफ्तार किया, उसके बीच में छुट्टियां पड़ गई, ठीक है, सरकारी छुट्टी पड़ गई या फिर पुलिस की छुट्टी पड़ गई कोई चीज, तो वो छुट्टियां भी इससे हटा दी जाती हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो 48 घंटे हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यूपीएसआई क्वेश्चन है। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भाई बिल्कुल सही है, मनोनीत सदस्य कभी मत ही नहीं देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक, मनोनीत क्या होते हैं? जो 12 सदस्य मनोनीत क्या आते हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस साहित्य, कला और उसके क्षेत्र से आर्टिकल 80A के तहत, याद रखेंगे भैया, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जिस प्रकार से लोकसभा में 2 करते हैं एंग्लो इंडियन, उसी तरह से राज्यसभा में कितने? 80A के तहत 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है? तो नहीं है, बिल्कुल सही है। पहला क्या है? बिल्कुल ठीक है, सॉरी है ना, तो सही है। ठीक है कि हाँ अधिकार उनको नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार, हाँ जी बिल्कुल, तो उपराष्ट्रपति में वो मत दे सकते हैं। तो हमारा देखिए दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा हमारा सही हो जाएगा ये हम देखते हैं। तो देखिए हमारे दोनों ऑप्शन किसमें दे रखे हैं? दूसरा केवल सही, तो ये तो गलत है, दूसरा नहीं, दोनों सही है। केवल एक सही, ये भी गलत है। 1 और 2 सही है, दोनों सही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। 1 और 2 दोनों सही है, तो हाँ हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए टॉप 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने पुटअप किए इसमें, और इसी प्रकार के मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तकरीबन 2000 क्वेश्चन हम करवा देंगे पेपर से पहले। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और इसके लिए हमने यूपी
उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस चला रखी हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर नहीं देखा, आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो इसका आंसर हमें जरूर बताना कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या हुआ ही नहीं। तो इसका अगर आपको आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और स्कोर अपना जरूर शेयर करें को, ठीक, स्कोर अपना जरूर शेयर करें कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखिए, हमने बताया था प्लेलिस्ट इस तरह से जाएंगे तो आप हमारे चैनल पे इस तरह से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसपे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए हमने प्रीवियस पेपर सेट कराए हैं और यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए भी कराए हैं, हिंदी टेस्ट सीरीज करवाए हैं, यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर करवाए हैं, मूल विधि क्लासेस चलाई और सबसे अच्छी बात क्या है कि संपूर्ण हिंदी की क्लासेस में चलाई है। अगर हिंदी आपकी कमजोर है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप यहाँ पे जाकर के वीडियो देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों।